कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए सब्जेक्ट को लेते हैं। ये नए सब्जेक्ट के विषय में आज हम कई सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आगे के जो 50 से 60 लेक्चर हमारे बनेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, तो हमें समझते आते रहे कि भैया हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो आज हमारा बेसिकली यूपीएससी और एमपीपीएससी पुराना पैटर्न, जो बच्चे अभी पुराने हिसाब से एमपीपीएससी देना चाहते हैं, और नया पैटर्न उसके हिसाब से। और यूपीएससी का भी सिलेबस चेंज नहीं है तो यूपीएससी के हिसाब से। तो यूपीएससी का पेपर नंबर 2, एमपीपीएससी में भी मेंस में पेपर नंबर 2 और नए सिलेबस के अनुसार भी पेपर नंबर 2। अगर हम मेंस के हिसाब से देखें तो ये हमारा राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक बैठता है, राज्य व्यवस्था। ये हमें पढ़ना है। अब बात यह है कि यूपीएससी में पेपर नंबर 2 में कई सारे सब्जेक्टों को दिया गया। एक अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो एक राज्य व्यवस्था है, दूसरा इंटरनेशनल अफेयर्स है, तीसरा अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो गवर्नेंस है, गवर्नेंस के बाद में है सोशल जस्टिस। ये 4 विषय हैं जिसमें से ये प्रमुख विषय है और इन्हीं से जुड़े हुए अन्य विषय जो इन्हीं विषय से निकले हुए। पुराने पेपर के हिसाब से अगर हम चले तो केवल और केवल राज्य व्यवस्था इसमें दी गई है, राज्य व्यवस्था, और कुछ मूलभूत अवधारणा है जो इसमें देने की कोशिश की। एमपीपीएससी के पेपर नंबर 2 के नए सिलेबस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी राज्य व्यवस्था है, साथ में यहाँ पर जोड़ दी है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के भी लेक्चर हम देखेंगे आगे, पर हमें ये तो पता चल गया कि हमें मेंस के हिसाब से कहाँ पर है। यदि हम फिर पीटी के हिसाब से देखें तो पीटी में यदि हम वेटेज देखें तो यहाँ पर भी कम से कम 15 क्वेश्चन के करीब करीब बैठ जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूपीएससी में। और एमपीपीएससी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 10 से 12 का करीब करीब वेटेज पड़ जाता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे हमने ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश की, फिजिकल ज्योग्राफी, याद रखिए पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुई, अभी मिट्टी से लेकर बाकी सब फिजिकल ज्योग्राफी, मिट्टी बाकी है उसमें और बाकी का पोर्शन हमारा बाकी है, वो भी हमें कंप्लीट करना है। पर हमें राज्य व्यवस्था का एक बड़ा टॉपिक लेकर चलना है ताकि हमारा पीटी वाला जो एस्पेक्ट है वो हमारा कंप्लीट होते चले। जैसे ही मेंस पर आएंगे तो वहां पर से हम धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये हमारा राज्य व्यवस्था हमें समझ में आ गया कि यूपीएससी में कहाँ पर है, पीएससी में कहाँ पर है। जब यूपीएससी और पीएससी में कहाँ पर है ये बातें आपको क्लियर हो गई है तो इसके आगे अब हम चलते हैं कि भैया राज्य व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या क्या, और राज्य व्यवस्था में पूछे जाने वाले प्रश्नों प्रकृति किस प्रकार से रही है यूपीएससी में और पीएससी में। अब सब जन, सभी व्यक्ति, सभी बच्चे एस्पिरेंट जब राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं तो राज्य व्यवस्था को पढ़ने के दौरान उनके दिमाग में केवल एक आता है कि भैया अनुच्छेद को पूरी तरह से रट लो। अनुच्छेद रट लेंगे तो हमारा राज्य व्यवस्था पॉलिटी क्लियर हो। मैं आपको बताया यूपीएससी में, एमपीपीएससी में 10 से 12 अगर प्रश्न आ रहे हैं तो 10 से 12 में से 3 से 4 प्रश्न ही अनुच्छेद पर आधारित है, बाकी सब प्रश्न अनुच्छेद के अंदर दी गई भाषाओं का प्रयोग करके रहते हैं। तो मतलब राज्य व्यवस्था पढ़ना है तो अनुच्छेद ही केवल रटना नहीं, बल्कि अनुच्छेद के अंदर दी गई भाषा को समझ के उसके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करना, वो क्या कह रहा है उन बातों को समझने की कोशिश करना। तो हमारा पॉलिटी पढ़ने का उद्देश्य क्या रहेगा, केवल अनुच्छेद को पढ़ना नहीं,
केवल अनुच्छेद की बातों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं। अब किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, तो सिलेबस पूरा अगर हम देख ले तो हमें एक बात समझ में आ गई कि उसने राज्य व्यवस्था को ज्यादा तवज्जो दिए, क्योंकि राज्य व्यवस्था से ही वो 3 सब्जेक्ट जो मैंने अभी यूपीएससी में लिखे थे वो निकलते हैं। जिस व्यक्ति के ये सब्जेक्ट अच्छे होते हैं उसका चौथा सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाता है, उसका नाम है निबंध। क्या अच्छा हो जाता है? निबंध। उसका एक और सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है आपदा प्रबंधन, और उसका एक और सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी कहाँ अच्छा हो जाता है? जब ये इकोनॉमी से संबंधित अगर कहीं प्रश्न आते हैं उसमें गरीबी की बात उठती है, शोषित वंचित लोगों की बात उठती है या फिर बजट की बात उठती है, या फिर राष्ट्रपति के फाइनेंशियल पावर से संबंधित बात उठती है, तो वहां पर आप अगर राज्य व्यवस्था के कुछ अनुच्छेदों को यदि वर्णन कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको अन्य टॉपिकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखता है। तो इसलिए राज्य व्यवस्था अन्य टॉपिकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें राज्य व्यवस्था को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है और हमें देखना है कि हमें पढ़ना कहाँ से। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना दूं, कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो के रूप में क्लासेस को बनाने से अपेक्षा मैं सीक्वेंस में बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ताकि बच्चे एक तरफ से पढ़ाई को करते रहे, ताकि उनके सामने क्लासेस रहे, ताकि वो हमेशा जो वीडियो है तो थोड़ा सा एक समय बाद उनका रुझान कम होता है, पर क्लास के रूप में अगर वीडियो रहते हैं तो उनका रुझान क्या रहता है कि हाँ ये छूटा है, इसके बाद में आगे के क्लास में मिलेगा। तो मैं क्लास के बिहेवियर के रूप में वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो राज्य व्यवस्था को हमें पढ़ना है, और राज्य व्यवस्था में हमें संविधान को प्रमुख रूप से पढ़ना है। किसे पढ़ना है? संविधान। क्योंकि ये संविधान जो है कि मूलभूत ढांचा, राज्य में किस प्रकार से शासन काम करेगा उसके लिए नियम बने हैं, उसके लिए अधिनियम बने हैं। पर नियम और अधिनियम जिसको देखकर बने हैं वो है संविधान। और इस संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में मूल रूप से चाहे जो अनुच्छेद हो, वर्तमान में चाहे जो अनुच्छेद हो, पर सबकी भावना संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य को लेकर थी वो ही है। इसीलिए हमें चाहे आज अनुच्छेद में परिवर्तन किया जा रहा हो या पूर्व में क्या हो या पहले थे, हमें वो ध्यान में रखना है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो संविधान है वो संविधान के विषय में कई प्रकार की अवधारणा है। तो अवधारणा है तो मैं आज आपको सिलेबस बता रहा हूँ, तो अवधारणा हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या अवधारणा है। तो मैं शुरू करता हूँ सिलेबस को। तो आपको समझ में आ गया हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले संविधान। संविधान में हमें मूल रूप से क्या थे, वर्तमान में क्या थे, और संविधान सभा की क्या अवधारणा थी। तो हम शुरू करेंगे अगर सिलेबस में, तो आप एक तरफ से सिलेबस को लिखते चलिएगा। हम शुरू करेंगे राज्य व्यवस्था। और हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संसद नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, सर्वोच्च है संविधान। क्योंकि संविधान से ही शक्ति मिली है राष्ट्रपति को, संविधान से ही शक्ति मिली है संसद को। तो स्वाभाविक रूप से हम पढ़ेंगे संविधान, और इस संविधान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भैया हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ वो संविधान सभा के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से हुआ? संविधान सभा के माध्यम से हुआ। तो संविधान सभा कैसे बैठी, निर्वाचित कैसे हुई, उसके सदस्यों की जो संख्या थी कैसे निर्धारित की गई, वो हम देखेंगे। फिर ये संविधान सभा का आगे चलकर हम कार्य पढ़ेंगे, क्या क्या किया, किस प्रकार से किया। फिर इसी में हम इसकी पढ़ेंगे विशेषता, कि किस प्रकार से वो विशेषताओं को लिए हुई थी। जब ये संविधान सभा संविधान बनाती है तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान
की विशेषता, संविधान की विशेषता क्या थी? विशेषता के साथ में आलोचना। ये आलोचना क्या थी? आलोचना अगर समझ में आ जाएगा और विशेषता समझ में आ जाएगी तो बहुत सारी शब्दावली आपको समझ में आ जाएगी। जैसे संघीय संविधान, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, गणतंत्र शासन, एकल मताधिकार, पंचायती व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये हमारे संविधान की विशेषता में चर्चा करूंगा एक एक पर। तो ये हमारे संविधान की विशेषता, साथ में आलोचना भी पता होनी चाहिए। जैसे ही संविधान की विशेषता और आलोचना समझ में आ जाती है तो हम शुरू करते हैं फिर हमारे संविधान के भागों को पढ़ना। भाग मूल रूप से 22 थे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके हमने 3 भागों को और जोड़ा और हो गए कुल मिलाकर अब 25 भाग। हम पूरे 25 भागों को देखेंगे और पूरे 25 भागों को देखकर इन भागों के अंतर आते हैं अध्याय, और अध्याय के अंतर आते हैं अनुच्छेद। तो हमें अध्याय भी पढ़ना है, अनुच्छेद भी पढ़ना है, भाग भी पढ़ना है। तो भाग के अंदर कौन आता है? अध्याय। अध्याय के अंतर्गत कौन आता है? अनुच्छेद। तो एक तरफ से हम सभी भागों को पढ़ने की कोशिश करें। भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। भाग 1 के पहले अध्याय में क्या है? जैसे भाग 5 का संबंध संघ से है तो उसमें अध्याय 5 दिए है। 5 अध्याय में राष्ट्रपति के लिए कौन सा है, अर्थात कार्यपालिका के लिए कौन सा है, विधायिका संसद के लिए कौन सा है, न्यायपालिका के लिए कौन सा है। तो वहां पर अध्याय दी है, हमें उन बातों को पढ़ना। जैसे ही ये सब बातें पढ़ लेंगे और पूरे भाग हो जाएंगे, ये बड़ा पोर्शन है, तो जैसे ये पूरे भाग पढ़ना हो जाएंगे आपके सामने, तो फिर इसके बाद में कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ने की कोशिश करें जो इन संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेखित है या इन संविधान को ध्यान में रखकर बनी है। जब ये बातें क्लियर हो जाएंगी तो इसके बाद में इनके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है। उन प्रश्नों को देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि भैया हमने जो अभी तक के पढ़ा है वो पढ़ी हुई बातें हमारे लिए कितने अच्छी, कितनी हमें समझ में है। जब ये सब बातें क्लियर हो जाती है तो राज्य व्यवस्था का एक बड़ा पोर्शन हम मानते हैं कि हाँ बच्चा समझ पाए। अब इसके बाद में राज्य व्यवस्था का जैसे ही ये वाला पोर्शन समाप्त होता है तो उसके बाद में शुरू होता है इन्हीं राज्य व्यवस्था के टॉपिकों को पढ़कर शुरू किया, समझकर। जो हम इंटरनेशनल अफेयर की बात करते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं या फिर सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं गवर्नेंस या फिर लोक प्रशासन की, वो भी हमें यही सब टॉपिक मिलेगा। इंटरनेशनल इशू या इंटरनेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर के बारे में अगर हम बात करें तो हम एक भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। भाग नंबर 4 उसमें है 51वां आर्टिकल, और 51वां आर्टिकल में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। ये हमारे इंटरनेशनल अफेयर का मूल उद्देश्य। तो हम वहां पर पढ़ेंगे तो हमें संविधान के भाग 4 का आर्टिकल 51 दिखाई देगा और हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर का मूल उद्देश्य क्या है। चाहे हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध बनाना हो, चाहे हमारे चाइना के साथ बनाना हो, चाहे म्यांमार के साथ या बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ या अमेरिका के साथ या फ्रांस के साथ या रशिया के साथ, जिसके साथ जो संबंध बनाना हो, पर मूल उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति और समृद्धि के लिए सतत प्रयास करना, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारी अवधारणा है। अब ये बात जैसे ही क्लियर हो तो बच्चे को क्लियर हो। दूसरी बात, जैसे मैं आपको बता रहा हूं भाग नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है, और इसकी बातें बहुत बार राज्य के चरित्र को भी बताती है कि एक राज्य को किस प्रकार से होना चाहिए। राज्य
कि अवधारणा जब से आई तो राज्य पहले निरंकुश रहा, पर वर्तमान में स्वरूप बदलते बदलते आज वो लोक कल्याणकारी हो गया। तो लोक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार से रहता है, ये बात आपको सोशल जस्टिस में पढ़ना है। पर एक लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने में मशीनरी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो एक लोक सेवक जब तक के जनता के प्रति समर्पित भाव से कार्य नहीं करेगा, तब तक के शासन की नीति जनता तक के पहुंच ही नहीं पाएंगी, और राज्य जो लोक कल्याणकारी अवधारणा को लेकर चलने वाला था वो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें भाग नंबर 13 को अच्छे से पढ़ना है, 13 को 14 को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि भैया किस प्रकार से लोक प्रशासन किस प्रकार से काम करता है, आईएएस आईपीएस या उसके नीचे की जितने अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं, स्टेट सर्विस और सेंट्रल सर्विस क्या कहती है, या अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस किस प्रकार से कार्य करती है, इनका मूल उद्देश्य क्या है, चरित्र क्या है, ये लोक प्रशासन में आपको पढ़ना है। आपको यही से बातें समझ में आएंगी। आपको सोशल जस्टिस पढ़ना है। सोशल जस्टिस में क्या आएंगे बेटा टॉपिक, दबे कुचले वंचित महिला, बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल करना, उनके जीवन को ऊंचा स्तर तक के पहुंचाना। ये आर्टिकल भाग 4 के ही 41, 42 और 43 में है। अब बच्चा कितना भी पढ़ ले, पर मूल बातें कहां पर है, 41, 42, 43। अगर आपको ये बातें क्लियर है तो आप अपने क्वेश्चन को लिखते समय में इन आर्टिकलों का जिक्र जरूर करेंगे, और जब जिक्र करोगे तो स्वाभाविक रूप से सामने वाले व्यक्ति पर आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि भैया सामने वाले व्यक्ति ने केवल तुक्का नहीं मारा है, बल्कि राज्य व्यवस्था को भी ढंग से पढ़कर उन आर्टिकलों का जिक्र किया, मतलब इसके ऊपर इसके पास में एक अच्छा नॉलेज है। ये बातें जब क्लियर हो जाती है तो अपने आप समझ में आता है कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा राज्य व्यवस्था। तो हमें संविधान सभा से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा से शुरू करने से पहले ये संविधान सभा ने क्या बनाया, संविधान बनाया। और यूपीएससी में एक प्रश्न है, एक टॉपिक है, वो टॉपिक है कि भारत का संविधान विभिन्न देशों से लिया हुआ और विभिन्न देशों के संविधान का भारतीय संविधान पर प्रभाव। क्योंकि एक हमेशा बात आती है कि भारत का संविधान एक क्षेपित संविधान, और जो बी आर अम्बेडकर साहब थे उन्होंने इस बात को भारत के संविधान की विशेषता बताई, और विशेषता बताते उन्हें कोट किया कि हाँ, भारत ने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और फिर जो अच्छा लगा उसको अपने पास में रखा। तो उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में विभिन्न देशों की बातें छन कर आई हुई, और उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें अमेरिका जैसा गृह युद्ध करना पड़ता, ब्रिटेन जैसा कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता, रक्तहीन क्रांति करनी पड़ती, फ्रांस जैसा हमें क्रांति करनी पड़ती। हमारे यहाँ कुछ हुआ कि 77 साल में 75 साल में होते आ गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान की विशेषता बताई। पर भैया कौन कौन से देशों के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई, तो हम आपको BN रॉय साहब बताएंगे, जो संविधान सभा के में सलाहकार के रूप में थे। हम उनकी बातों को शुरू करके हम आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे कि भैया हमारे देश के संविधान में कौन कौन से देशों का संविधान महत्वपूर्ण था, जिनकी बातों को हमने लिया। 60 के करीब करीब देशों का हमने संविधान को पढ़ा, 10 के करीब करीब देशों के संविधान की बातों को हमने लिया, और भारत में शासन करने वाले ब्रिटिश शासन के द्वारा लाए गए कई सारे अधिनियमों की बातों को भी हमने लिया, जिसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम महत्वपूर्ण। पर कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको भारत में ब्रिटिश शासन के समय में हुई वो बताना भी बहुत अधिक जरूरी पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था या अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इन दोनों बातों पर डिबेट चलते रहता है। डिबेट तब ज्यादा बढ़ जाता है जब संसदीय व्यवस्था
कहीं ना कहीं अपने आप को सत्य साबित करने में कहीं ना कहीं छूट जाती है। कब छूटती है? जब गठबंधन की सरकार आती रहती है और गठबंधन की सरकार आने के बाद में कुछ समय रहती है, फिर वो विफल हो जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है। तो इसके कारण प्रशासन अच्छे से चल नहीं पाता। इसके कारण नीतियां जो रहती है वे लंबे समय तक के, लंबे ड्यूरेशन तक के चल नहीं पाती, जिसके कारण जो आउटपुट निकलना चाहिए नीतियों का, जनता का कहीं ना कहीं कल्याण, वो जब निकलता ही नहीं तो उसके बाद में चर्चा बनती है कि भैया क्यों हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, अध्यक्षात्मक व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया, क्या कारण थे। ये सब बातों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, पर हम ये देखेंगे कि ये बिंदु कहां से है। तो हम सबसे पहले विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ेंगे। कौन कौन से देश, जैसे कि अमेरिका का संविधान, दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान। ब्रिटेन का अलिखित सबसे पहला संविधान, पर वो लिखित ही रूप में है, पर अलिखित है, मतलब उन्होंने बैठकर संविधान नहीं बनाया। जैसे हमारे यहाँ पर संविधान सभा ने बैठकर संविधान बनाया, वैसा उन्होंने बैठकर संविधान नहीं बनाया, परंतु जो जो अधिक कानून वो लोग पारित करते वो संविधान का रूप धारण कर लेते। तो लिखा हुआ तो है, परंतु बैठकर नहीं लिखा, इसके कारण अलिखित संविधान बोला गया। जर्मनी का संविधान देखें, जर्मनी का वाइमर गणतंत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण, उसे हम देखें। जापान के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देखें। ऑस्ट्रेलिया कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, साथ में 1935 का दिन। हम इन देशों के संविधान को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब इन बातों को जब हम पढ़ चुके रहेंगे तो हमारे पास में विभिन्न देशों में किस प्रकार से कार्य प्रणाली रहती है वो जब समझ में आ जाती है तो हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि विश्व के अन्य देशों में इस प्रकार से राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए इस प्रकार से कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है, वहां के प्रमुखों को चुना इस प्रकार से जाता है और भारत के प्रमुखों को इस प्रकार से चुना जाएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो कभी कभार तुलनात्मक प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए भारत में ये है, ब्रिटेन में ऐसा क्यों नहीं है। कभी कभार प्रश्न पूछता है कि भैया भारत में ये है, अमेरिका में ऐसा है। प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न बहुत सिंपल लॉजिकल रहता है, और जब लॉजिकल प्रश्न रहते तो आपको अपने आप क्लियर होते चले। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो हम पहले शुरू करेंगे, यदि आपकी इच्छा हो तो संविधान सभा से शुरू करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर संविधान सभा से शुरू करिए। उसके बाद में जब संविधान सभा जो विभिन्न स्रोत आएंगे तब आप हमें बता दीजिएगा। तो एक काम, जैसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो कमेंट मुझे ठीक लगे उस बात को ध्यान में रखें, तर्क के साथ बात में लिखना कि सर ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, जैसी बात करेंगे तर्कपूर्ण बातें करिएगा तो हाँ मैं समझ पाऊँ कि हाँ तर्कपूर्ण बातें हैं, तो हम वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सामने वाला बच्चा किस कंडीशन में बैठा है, कि भैया वो पहली बार पढ़ रहा है कि दूसरी बार पढ़ रहा है। यदि मैं संविधान सभा से लेकर चलूंगा तो स्वाभाविक रूप से एक थोड़ा सा कठिन टॉपिक हो जाएगा, पहली बार में ही नए नए शब्दावली आ जाएंगी। पर जैसे ही मैं अन्य देशों की बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताऊंगा तो आपको समझ में आते चलेंगे, और वही बातें इनडायरेक्ट रूप से हमारे संविधान में आ जाएंगी। तो मतलब जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए वो जो पैटर्न है वो सरल, पर जिसने पहली बार पहले पढ़ चुका है और वो पढ़ना चाहता है तो जरूर इस बात पर गौर करेगा और बोलेगा कि सर संविधान सभा से ही बातों को उठाओ, और जब जब बीच में आते चलेंगे टॉपिक उसको वहीं पर डील करते चलो। तो दोनों बच्चों को मैंने बता दिया कि जो बहुत अधिक कमजोर है, कमजोर का मतलब पहले कभी पढ़ा ही नहीं, वो किस प्रकार से पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा रहेगा वो आपको बता दिया। और जो पहले पढ़ चुका है उसका दृष्टिकोण कैसा रहेगा वो आपको मैंने बता दिया। तो आप लोग डिसाइड करिएगा किस प्रकार से पढ़ना है। 2 से 3 प्रश्न हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से पॉलिटी से पूछे गए हैं अभी तक। पीएससी में एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया था कि भैया भारतीय संविधान का की प्रस्तावना का ब्रिटेन अमेरिका की प्रस्तावना से तुलना। फिर अगला प्रश्न जो वर्तमान में संघवाद क्या है, भारतीय संघवाद और अमेरिका के संघवाद में क्या अंतर। ये मूलभूत वर्तमान में चल रहे क्वेश्चन।
जो वर्तमान में कोविड-19 के बाद में उठे। क्या हमें एक संघीय देश होना था? क्या हमारा संघ केवल छलावा है? क्या अमेरिका की तरह संघ का रहना अच्छा है कि भारत की तरह विभाज मतलब राज्य तो है परंतु राज्य रहेंगे लंबे समय तक के, ऐसी कोई गारंटी नहीं देना ये अच्छा है कि अमेरिका की तरह गारंटी देना अच्छा है? ये इनके ऊपर डिबेट चलते रहती। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले पुरानी पूरी बातों को पढ़ लें। मेरा अनुमान है और मेरा ये अनुभव भी है कि जब आप ब्रिटिश शासन के समय का जो भी अमेंडमेंट हुआ, ब्रिटिश शासन के समय में जो भी बातें रखी, समय समय पर जो अधिनियम आए, वो अधिनियमों को यदि आप पढ़ लोगे तो उसको पढ़ने के बाद में साथ में विश्व के देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद में आपके पास में एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, अच्छी समझ पैदा हो जाएगी और उसके बाद में आपको संविधान के जो लेक्चर शुरू होंगे हमारे संविधान के, वो आपको धीरे धीरे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरी ये ओवरव्यू क्लास का उद्देश्य क्या था? यदि आपको समझ में आ रहा है तो जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों तक के पहुंच सके जिन्होंने अपनी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, उनको शेयर करिए। और धीरे धीरे हमारे लेक्चर चलेंगे तो उनको बताइए कि भैया शेयर के साथ में सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आगे आपको लगातार लेक्चर मिलते रहे। धन्यवाद।